हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। कल हम लोगों ने घटनाचक्र मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखा था और आज हम लोग अब देखने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल पे। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पेरर? मुगल एम्पेरर ने किसे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था? तो इसका आंसर होगा बी, मुर्शिद कुली खान। ठीक है। फारूक शियार, द लास्ट मुगल एम्पेरर प्रमोटेड द मुगल एम्पेरर प्रमोटेड मुर्शिद कुली खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। इन 1717 एडी शुजाउद्दीन द सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अबाउट द क्रोनोलॉजी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया फारूक सियार ने, फिर सुजाउद्दीन जो कि सन इन लॉ था मुर्शिद कुली खान का, वो फिर बाद में बना गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर हिज डेथ। ठीक है। और फिर ये जब बने थे गवर्नर, तो उसको रेटिफाई किया गया था, मतलब साइन किया गया था बाय द मुगल एम्पेरर मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। हेंस हिज फादर इन लॉ वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पेरर इंडिपेंडेंटली। ओके। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पेरर, हमने ऊपर ही देखा, मुर्शिद कुली खान। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर began the consolidation of the British supremacy over India? मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ स्कैटर्ड था पहले कहीं कहीं टेरिटरी, तो उसको एक को कंसोलिडेट किया गया, अब ये बना ब्रिटिश एम्पायर पूरे इंडिया में। तो किससे बना? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। British supremacy was established in India from the Battle of Plassey. British defeated Nawab Sirajud-Dowlah in the Battle of Plassey on 23 June 1757. Very important date. ठीक है, 23 जून 1757 under the command of Robert Clive. As part of the Nawab's army was under the command of three traitor जो कि गद्दार हुआ करते थे, मीर जाफर, यार लतीफ़ खान एंड राय दुर्लभ। ठीक है। सिराज फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू मुर्शिदाबाद जो कि आज के बंगाल में है। ड्यू टू एडवर्स सर्कमस्टेंस ऑफ द वॉर इट फाइनली रिजल्टेड इन हिज डिफीट। ठीक है। दिस विक्ट्री प्रोवाइडेड इंस्टेंट मिलिट्री एंड द कॉमर्शियल बेनिफिट टू द ब्रिटिश। बैटल ऑफ प्लासी सेट द ग्राउंड फॉर ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनियन ओवर थ्री लीडिंग स्टेट्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द हैंडीक्राफ्ट, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। Battle of Plassey founded the British Empire in the India. Very important line. Battle of Plassey founded the British Empire in the India. However, it was Battle of Buxar 1764 that actually established British superiority in the India. ठीक है। ये हो गया फाउंडेड द ब्रिटिश एम्पायर, अगर पूछेगा तो बैटल ऑफ प्लासी है, और ब्रिटिश का सुपीरियोरिटी अगर पूछेगा तो वो होगा बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1757 ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। The first decisive military success of English East India Company in India was marked by, देखो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा है बैटल ऑफ प्लासी है, कब हुआ? 1757 में, ये पूछा है फर्स्ट। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर, हमने देखा 1757। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, हमने ऊपर ही देखा है, कहाँ? तो बैटल ऑफ प्लासी में देखा है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दीन दौला जो बंगाल के थे उन्हें हराया था। कब हुआ था? देखा हमने डेट, 23 जून। ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल? रॉबर्ट क्लाइव। हेवन बॉर्न जनरल। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस। ये पूछ सकता है कितने बार रहे थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल, जो ट्वाइस। ठीक है। ये डेट उतना, ईयर उतना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बट 1757 का डेट और 1764 का ईयर वो याद रखना है। ठीक है। ही फोर्स द नवाब ऑफ अवध, अवध मतलब अवध, सुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्पेरर शाह आलम टू साइन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। Established predatory state in Bengal successfully. Indeed, he was the statesman in the mask of a soldier. William Pitt stated that he was the heaven-born general. क्वेश्चन पूछा है हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है, बट किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल।
प्लासी battlefield is located on the banks of भागीरथी रिवर इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है, पूछ सकता है प्लासी किसके बैंक पे है, तो भागीरथी रिवर के वो बैंक पे है। Which of the following shifted his capital from Murshidabad to Munger? Answer will be Mir Kazim. Mir Kazim was the most efficient successor among the successors of Nawab Ali Vardi Khan. He demonstrated his capability as Faujdar of Purnia and Rangpur. He transferred his capital from Murshidabad to Munger. The reason was to secure himself from the constant interference from Calcutta and the intrigues of the Murshidabad. ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, इसीलिए इन्होंने अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुंगेर में। मुंगेर कहाँ पर है, तो बिहार में है। ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मॉडल। ठीक है, यूरोपियन मॉडल के हिसाब से मीर काजिम ने अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। ही मैनेज द फैक्ट्री ऑफ आर्म्स एंड द एम्यूनिशन एट द मुंगेर, यहाँ पर आज भी है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक्स एंड द गन्स। ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन को भी रिफॉर्म करने का कोशिश किया था। ठीक है, मीर कासिम ने क्या क्या किया था, सबसे पहले अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कहाँ से, तो कहाँ पे शिफ्ट किया, तो मुंगेर पे शिफ्ट किया। मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में है। इन्होंने अपने आर्मी को यूरोपियन के मॉडल पे रीऑर्गेनाइज किया। उसके लिए क्या किया, इन्होंने फैक्ट्री बनाया, किसका बनाया, आर्म्स का बनाया, टैंक का बनाया, कहाँ बनाया, मुंगेर में बनाया। ठीक है, 11 नंबर, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन द इंडिया। द मोस्ट डिसाइसिव, बट यहाँ फर्स्ट नहीं लिखा, यहाँ लिखा द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीमेसी। हमने पहले देखा सुप्रीमेसी आया था, तो इसका ऑप्शन होगा बैटल ऑफ बक्सर। 22-23 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड द अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर काजिम। मीर काजिम बंगाल बिहार, नवाब ऑफ अवध जो उत्तर प्रदेश में है, सुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम। तो अब देखा जाए तो पूरा पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली जो मुगल शासन था, ये इनका भी तो एक तरह से हार हो गया। उसी युद्ध में मुगल एम्परर भी थे, क्या नाम था, शाह आलम टू। नवाब ऑफ अवध भी थे, क्या नाम था, शुजाउद्दौला, और मीर कासिम तो थे ही। इन तीनों के कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया, इसलिए बोला जाता है कि सुप्रीमेसी हो गया और ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश का आर्मी का कमांड वाज अंडर द हैंड ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो इन द बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश को हेड किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर एस्योर्ड द रिजल्ट ऑफ प्लासी बैटल एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑन बनारस एंड द इलाहाबाद अक्रॉस द गैंजेस। ठीक है, इसी बैटल के बाद में तो ब्रिटिश का सुप्रीमेसी कहाँ हो गया, बनारस में हो गया और इलाहाबाद में हो गया, प्रयागराज, अक्रॉस द रिवर गैंजेस। The Battle of Buxar made way for British and proved that there was no strong competitor before the British. The Battle of Buxar completed what Plassey had begun. During the Battle of Buxar, Nawab of Bengal was Mir Jafar. ठीक है, According to Sir James Stephen, the Battle of Buxar deserves more credit than the Battle of Plassey. अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेटमेंट किसने दिया, द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व्स मोर क्रेडिट देन द बैटल ऑफ प्लासी, तो सर जेम्स स्टीफन ने दिया, सर जेम्स स्टीफन। ठीक है, एज द ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन द इंडिया। इफ द रिजल्ट्स ऑफ बोथ सिग्निफिकेंट बैटल आर एनालाइज्ड, कैन बी सेड दैट द बैटल ऑफ प्लासी वाज वन बाय ट्रिचरी, मतलब चोरी करके। बट द बैटल ऑफ बक्सर शोड द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश द इंग्लिश आर्मीज एंड द मिलिट्री स्किल। अगर एग्जाम में ये पूछेगा कि कौन सा बैटल ने इंग्लैंड का, ब्रिटिश का, आर्मी का और सुप्रीमेसी और मिलिट्री स्किल को दिखाया, द बैटल ऑफ बक्सर। Plassey made the English the only controllers of Bengal, while Buxar raised the political prestige of the company throughout the India. पूरे इंडिया में एक तरह का पॉलिटिकल प्रेस्टीज हो गया, इसका इम्पैक्ट हो गया। बट जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय द, हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर। Which one of the following is considered to be the most significant? देखो फिर से भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट आ गया, तो बैटल ऑफ बक्सर। Who was the रूलर ऑफ दिल्ली, कौन हो सकता है, मुगल था, हमने क्या देखा, शाह आलम टू का नाम देखा है। Who was the नवाब ऑफ बंगाल when the battle of बक्सर was fought, हमने भी देखा, मीर जाफर। Which treaty was signed after the battle of बक्सर, हमने देखा, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ये याद रखना है। Which one of the following rulers had granted दीवानी ऑफ द टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका आंसर होगा शाह आलम टू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द, दीवानी का मतलब हो गया रेवेन्यू का जो होता है रेवेन्यू का अफेयर्स, वो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो शाह आलम टू ने दे दिया। ठीक है,
As per the Treaty of Allahabad, 7 August 1765, the Mughal Emperor Shah Alam II was taken under the company's protection and was to reside at Allahabad. ठीक है, शाह आलम टू दिल्ली में बैठते थे, लाल किला में बैठते थे। इस ट्रिटी के बाद उनको भेज दिया गया कहाँ, तो इलाहाबाद। द एम्परर इशूड एन ऑर्डर डेटेड 12 अगस्त 1765 ग्रांटिंग कंपनी द दीवानी, मतलब जो भी रेवेन्यू अफेयर हो गया ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ये मिल गया किसको, तो कंपनी को मिल गया। ड्यूरिंग दिस टाइम रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। द एम्परर्स ऑर्डर लीगलाइज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ कंपनी इन द बंगाल एंड द ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली। सक्सेसर्स ऑफ शाह आलम टू जैसे अकबर टू, बहादुर शाह टू बिकेम द पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, शाह आलम टू को पहले लाल किला से हटा करके इलाहाबाद में डाल दिया गया, सारा इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस उनसे छीन लिया गया, उसका दीवानी भी ले लिया गया और उन्हें पेंशनर बना दिया था, हर साल इतना पेंशन हम देंगे। अब बाद में देखेंगे ये जो अकबर टू है ये अपने पेंशन को ही बढ़वाने के लिए, पेंशन ताकि बढ़े, तो राजा राम मोहन रॉय जी को भेजा था इंग्लैंड बात करने के लिए। और इन्हें जो राजा है ना, राजा, ये सरनेम अकबर टू ने ही दिया था उनको। क्यों दिया था, तो यही जो पेंशन हुआ था पेंशन को बढ़ाने के लिए, वो हम लोग आगे देख लेंगे। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने देखा मुगल एम्पेरर, जिनका राज होगा वही न दे सकते हैं। इन विच गवर्नर्स टेन्योर, कौन से गवर्नर के टेन्योर में दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड और वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने देखा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। एम्परर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी डेट 12 अगस्त 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत में। Who was appointed डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में दीवानी राइट आ गया, तो इन्होंने क्या किया, अपने अंडर में डिप्टी दीवान को अपॉइंट किया फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू मैटर्स एंड ऑल। इसका आंसर है मोहम्मद रजा खान। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मुगल एम्पायर शाह आलम टू वॉज टेकन अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हमने देख लिया है। शाह आलम टू कन्फर्ड द दीवानी, ये भी हमने देख लिया, ऑफ बंगाल, बिहार एंड ऑर्डर टू द कंपनी बाय इशूइंग द फरमान ऑन 12 अगस्त, ये हमने देख लिया है। नज्म उद दौला सन ऑफ मीर जाफर वॉज एक्सेप्टेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीर जाफर के बाद नज्म उद दौला नवाब बनाया गया, और इन रिटर्न द कंपनी हैड टू पे एम्पेरर द एनुअल सम ऑफ रुपीज 26 लाख एज पेंशन। देखो उस जमाने में 1765 में 26 लाख पेंशन बस दे रहा है, तो सोचो कितना उनको रेवेन्यू, कितना इनकम हो रहा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रोविंस से। ठीक है, at that time the company was neither interested in taking responsibility for tax collection nor was it capable of doing so. Therefore company appointed two diwans, Muhammad Raza Khan for Bengal and Raja Sitab Rai for Bihar. Thus all businesses of the Diwani and Nizamat was conducted by Indians but authorized by the British India Company, by the British company. The businesses of Diwani and Nizamat was conducted by Indians. ठीक है, ये मतलब हो गया रेवेन्यू हो गया, निजामत ये आपका हो गया criminal matters, conducted by Indians but authorized by the British India East India Company. Which one of the following mountain tribe did with which one of the following mountain tribe did the British first come into contact after the grant of the Diwani Khasi? ठीक है, the British came to Sylhet in 1765 after acquiring the Diwani of Bengal, and David Scott tried to link Sylhet with Jaintia and Garo Hill by road route after the Burma War. ठीक है, डेविड स्कॉट tried to link Sylhet with Jaintia and Garo, मेघालय का हिली रीजन, by the road map after the Burma War. खासी ट्राइब रिवॉल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ तिरोत सिंह। खासी ट्राइब, तो यहीं पर हुआ पहला कॉन्टैक्ट जब हुआ विद द माउंटेन ट्राइब्स का, तो वो हो गया ऑफ खासी ट्राइब, लीडरशिप ऑफ तिरोत सिंह, क्योंकि वहाँ पर डेविड स्कॉट ने साइलेट से मेघालय में एक रोड को डेवलप किया था उन्होंने। विद द रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सल्तनत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? राजा सिताब राय वॉज द अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफउद्दीन, correct? Usually there were certain Hindu castes who were placed at the higher position in the state of Nawab of Awadh, correct? ठीक है, राजा तिकैत राय was अर्थ मंत्री और दीवान ऑफ नवाब असफउद्दौला ऑफ अवध।
Usually certain Hindu castes were placed in the higher position in the state of Awadh. Example, Arth Mantri मतलब economic minister of the Nawab Asaf ud Daula, Raja Tikait Singh, Raja Jhaulal and Nawab Safdar Jung appointed Raja Nawal Rai as Bakshi. ठीक है, यहाँ पर देखो अब आ जाएगा अगर एग्जाम में कि नवाब सफदर जंग अपॉइंटेड राजा नवल राय एज बक्सी एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो द यहाँ का आंसर तो हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी, ये आजकल अक्सर पूछता है ये करेक्ट अपने उत्तर प्रदेश वाले प्री में। ऑफ द बैटल्स फॉट इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, बैटल ऑफ अंबर, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवर उद्दीन एंड द बैटल ऑफ अंबर नियर बेलोर। ये हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में, ये हो गया था 1749। ठीक है, मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। Dupleix was appointed the governor of all the Mughal territories south of river Krishna। डुप्लेक्स ये कौन थे? तो हमने देखा था ये एक फ्रेंच के एक गवर्नर हुआ करते थे, who was appointed governor of all the Mughal territories south of the river Krishna। The Nizam surrendered some districts in the north Sirkar to the French। A French army under Bussy was stationed in Hyderabad। फ्रेंच आर्मी किसके अंडर में रखा गया था? निज़ाम के यहाँ हैदराबाद में, तो बस्सी। बैटल ऑफ प्लासी हमने देखा ही है, 1757 में हुआ था, फॉट बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, ये हमने देखा ही था, एंड द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, मीर जाफर सीडेड एन एरिया ऑफ साउथ ऑफ कलकत्ता 24 परगना टू द ब्रिटिश फॉर देयर सर्विस। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है कि 24 परगना जो 24 परगना है वो ब्रिटिश को किसने दिया था? तो मीर जाफर ने दिया था। बैटल ऑफ वांडीवास 1760, इट अकर्ड बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। फ्रेंच वेर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। सर आयरकूट वाज द लीडर ऑफ द ब्रिटिश व्हाइल फ्रेंच वाज लेड बाय लाली। सर आयरकूट हुआ था जो कि लीडर थे ब्रिटिश आर्मी के, और फ्रेंच ट्रूप्स वेर लेड बाय काउंट डी लैली। बैटल ऑफ बक्सर 1764 फॉट बिटवीन अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर काजिम, सुजा-उद-दौला, शाह आलम टू एंड द ब्रिटिश बाय हेक्टर में, हमने देखा हुआ ही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास। अभी हमने देखा है लाली। इन द बैटल ऑफ वांडीवास ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच। The famous Battle of Wandiwas 1760 was formed by the British against whom? Against the French. Which one of the following pair is correctly matched? ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ओके ये हमने अभी देखा हुआ भी है। देखो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? सॉरी 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अलाइड फोर्सेस हुआ था, जो पूरे इंडिया के एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया के ही एम्पायर साथ मिल गए थे। मीर काजिम, सुजा-उद-दौला, शाह आलम, हमें देखा हुआ है। ब्रिटिश लेड बाय हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ वांडीवास 1760, फ्रेंच एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ चिलियनवाला 1849, चिलियनवाला। ठीक है, इसमें लॉर्ड गाओ वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड द सिख आर्मी वाज अंडर द शेर सिंह। द बैटल एंडेड अनडिसाइडेड। लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। चिलियनवाला कब है? 1849। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर हो गया कंपेयर टू 1760 या 1757 से। बैटल ऑफ खुर्दा, इसको खरदा भी बोलते हैं, 1795 फॉट बाय मराठास अगेंस्ट द निज़ाम इन विच निज़ाम वाज डिफीटेड। ठीक है, बैटल ऑफ खरदा वाज फॉट बिटवीन मराठा एंड निज़ाम, मराठा एंड निज़ाम के बीच में, जहाँ पर निज़ाम हार गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया विगोरसली? द मराठास। Maratha opposed the British vigorously in the India। Marathas were suppressed by 3 Anglo-Maratha, 3 Anglo-Maratha war हुआ। On the ruins of the Mughal Empire, Maratha laid down their foundation and British took advantage of these circumstances। British lost first Anglo-Maratha war badly and this war ended with the Treaty of Salbai। Treaty of Salbai में कौन जीता था? तो मराठा जीत गए थे। ठीक है, badly। लॉर्ड वेलेस्ली ट्रैप्ड पेशवा इन द केज ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन 1802। ये पता ही है हमें, ये हमें आगे भी शायद पढ़ने वाले हैं। ट्रैप्ड पेशवा, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस में डाला था पेशवा को। लॉर्ड हेस्टिंग्स
established British supremacy after the devastation of the remnant strength of Marathas in 1818। 1818 में क्या था कि मराठा जो था वो फुल्ली सरेंडर कर गए थे, फुल्ली सरेंडर। तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखना, वैरन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग क्विकली मूव करते हैं जो अपना हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। इसके हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, इज द चीफ ऑफ सुकरचर्या मिस्ल। मिस्ल क्या, जो इसमें वॉरियर क्लैन हुआ करते थे, इसमें बहुत सारे मिस्ल थे, इन्होंने सभी मिस्ल को यूनाइट कर दिया था, मतलब क्लैन एक तरह से। तो ये जो थे वो थे चीफ ऑफ सुकरचर्या मिस्ल, ठीक है। 1809 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। किसमें हुआ था? बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी प्रिवेंटेड सिंह फ्रॉम एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन साउथ ऑफ द सतलज। ये पूछा था कहाँ से कहाँ तक उनको रोक दिया था। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह और ने ये अग्री किया था, जिसमें कि ब्रिटिश ने कहा गया था कि महाराजा रंजीत सिंह साउथ ऑफ रिवर सतलज में अपना टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, एज कनिंघम सेड, रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड अथॉरिटी टू स्प्रेड किंगडम इन द वेस्ट। इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब हो गया आपका अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया। ही एनेक्स्ड मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। 10 एमंग गिवन ऑप्शन श्रीनगर, ठीक है, ये तो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूड दिल्ली हमने देखा नहीं, मकरन हमने देखा नहीं, काबुल हमने देखा नहीं, हमने देखा श्रीनगर। टू विच मिस्ल डिड रंजीत सिंह बिलोंग, अभी हमने देख ही लिया, सुबह चलिया। विथ विच मिस्ल, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज एट विच प्लेस? महाराजा रणजीत सिंह ने सीज किया लाहौर को एंड मेड इट्स कैपिटल। तो कैपिटल क्या था? लाहौर था। ओके, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी, लाहौर। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत ए आला? ठीक है, अदालत ए आला, जहां पर उनका राजधानी बनेगा वहीं पर ही तो होगा उनका अदालत। तो ये आंसर होगा लाहौर। The Treaty of Amritsar was concluded between Maharaja Ranjit Singh and Lord Minto. The Treaty of Amritsar was signed by Charles Metcalfe on behalf of the British Governor Lord Minto, ठीक है, वन, लॉर्ड मिंटो वन के बीच में। आप यहाँ देखना, ये वो मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स वाले ये नहीं है, वो अलग है। तो यहाँ पर है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो, यहाँ डाल दो वन, एंड ठीक है, और एट अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहाँ होगा? अमृतसर में ही तो होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, रंजीत सिंह वॉज टू रीऑर्गेनाइज द रिवर सतलज एज द बाउंड्री एंड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सुवरेनिटी ओवर इट्स वसाल अक्रॉस द रिवर, ठीक है। और इंग्लिश को बोला गया था कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे महाराजा रंजीत सिंह को एज अ सोल सॉवरेन ऑन इस साइड ऑफ द रिवर सतलज। सतलज के ऊपर तक जो भी होगा वो महाराजा रंजीत सिंह का होगा, ये अंग्रेजों ने मान लिया। और सतलज रिवर के जो साउथ में होगा वो सभी कुछ ब्रिटिश का होगा, ठीक है। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह सुजा। Punjab was the part of Ahmad Shah Abdali territory, but in 1772 after his death, the most of his area of his empire was occupied by the Sikh Misl living Multan, Kashmir and some other smaller regions, ठीक है। रंजीत सिंह ये कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली का जब उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, उसके बाद जब वो उनका जब डेथ हो गया, फिर बहुत सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड कर दिया गया बाय सिख मिस्ल। Ranjit Singh got an opportunity to consolidate his empire as Afghans were engaged in the internal fights, ठीक है। 1803 AD में शाह सुजा, the grandson of Ahmad Shah Abdali, sat on the throne of Kabul, but Shah Mahmud, brother of Shah Suja, along with powerful Bazirgzi chieftain Fateh Khan and Dost Muhammad, dethroned him and occupied Kashmir and Peshawar. On that occasion, Shah Suja asked Ranjit Singh for the help, ठीक है। Shah Suja asked Ranjit Singh for the help and presented him with the Kohinoor. तो इसका ऑप्शन तो ऐसे भी शाह सुजा ही होगा। Who among the following has said, God intended me to look upon all the religions with one eye, and that is why he took away the light from the other? ये हो गया महाराजा रंजीत सिंह। The above statement was made by महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है,
बॉर्न कहाँ हुए थे? गुजरनवाला में। व्हेन ही वाज 12 years old his father died. Council of Regency governed administration which included his mother in law दीवान लखपत राय. He assumed the power. ठीक है, ये तो उनके बारे में ही है और ये उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट ये आ सकता है कभी कभी कि रणजीत सिंह अनेक्स लाहौर 1799 में, 1799 में, और अमृतसर को 1802 में, ये पूछ सकता है कभी कभी। ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ था? 1846। इसमें देखो, द ब्रिटिश आर्मी ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1846, फोर्थ सिक्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर विथ द फॉलोइंग टर्म्स। महाराजा सीडेड ऑल हिज टेरिटरीज अक्रॉस द सतलज रिवर। महाराजा completely relinquished his control over all the forces situated between सतलज एंड द ब्यास रिवर in the favor of the company. सारा कुछ ही दे दिया सतलज और ब्यास रिवर के अराउंड में in the favor of the company. They promised not to interfere in the administration. किसका? ब्रिटिश. The Sikh were required to pay 1.5 crore rupees as the war indemnity. indemnity मतलब क्या हुआ कि हमने वॉर किया, हमारा नुकसान हुआ, अब आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए दो। 1.5 करोड़ उस समय के हिसाब से सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, द महाराजा लेफ्ट ऑल हिज टेरिटरी बियॉन्ड द सतलज रिवर। सतलज रिवर, ये यस राइट है, फॉर एवर हो गया था कि सारा जो उनका ज़मीन था सतलज रिवर के बियॉन्ड, अब वो तो हो गया कि सब कुछ ले लो ब्रिटिश को। द महाराजा लेफ्ट हिज राइट्स ओवर ऑल द फोर्ट्स बिटवीन सतलज एंड द ब्यास इन फेवर ऑफ द, यस ये भी हमने देखा है। द ब्रिटिश आर्मी कुड नो लॉन्गर पास थ्रू द 6 स्टेट, नहीं ये तो उल्टा था कि पास कर सकता है, तो एक्सेप्ट हो गया था, तो आंसर विल बी बी 1 and 2। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज खड़क सिंह। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द सिख अंपायर? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को ये बाद में इंग्लैंड भी चले गए थे। हु वॉज द लास्ट किंग? ठीक है, लास्ट में पता ही है, दिलीप सिंह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिलीप सिंह? ठीक है, द फॉर्मर किंग ऑफ पंजाब महाराजा दिलीप सिंह डाइड इन पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ऑन सम ऑफ द सोर्स रिमेनिंग ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। अच्छा, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी बट लेटर he was reconverted into Sikh religion. He also visited Russia. He was cremated in England. ठीक है, अब देखो, he was cremated in नासिक, नो, क्यों? He was cremated in England. He never renounced Sikh faith, नो, क्रिश्चियनिटी हुआ था, ये वापस से सिख में हुआ था। He never visited Russia, नहीं वो गए थे। He died in Paris is the right option 1893 में। Regarding पंजाब merger, which of the following statement is false? ठीक है, अब देखो, बाय लॉर्ड डेलहाउसीज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1849 द होल ऑफ पंजाब वाज मर्ज इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, पूरा का पूरा पंजाब को किसने ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया? लॉर्ड डेलहाउसी ने। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दुलित सिंह बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन ब्रिटिश एम्पायर एंड वाज एक्साइल्ड टू इंग्लैंड फॉर स्टडी। ठीक है, फॉर हिज रिलेटिव्स and also the maintenance of the state's employees, his pension was decided not less than 4 lakh rupees and not more than 5 lakh rupees। ठीक है, 4 से 5 लाख रुपए के बीच में उनका पेंशन डिसाइड हो गया था। सॉरी, और ये पाउंड में देखें तो 40,000 और 50,000 पर एनम के बीच में। अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा। ठीक है, 29 मार्च 1849 को द गवर्नर जनरल अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैज कम टू एन एंड, बिल्कुल सही है। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दुलीप सिंह बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एकदम सही है। दुलीप सिंह वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ 2.5 लाख, नो नॉट 2.5 लाख, 4 से 5 लाख, so दिस इज रॉन्ग, so ऑप्शन विल बी सी, ये फॉल्स पूछा है। Who among the following was not a member of Board of Three to administer the state of Punjab after its annexation? ऑप्शन, अब देखते हैं आंसर क्या है। लॉर्ड डलहाउसी अपॉइंटेड ए सेट ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू मैनेज द अफेयर्स इन पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन। कब हुआ था? 1849, हम देखा ऊपर। इन विच हेनरी लॉरेंस वाज मेड द प्रेसिडेंट, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रैनविल मैंसल was included as a member of the council. H.M. Eliot and Robert Montgomery were not part of his council. अच्छा, ये ऑप्शन में है, तो यहाँ हमने क्या देखा है? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मैंसल। तो आप देखो यहाँ मॉन्टेगोमरी हमने देखा, ये तो नहीं है। ठीक है, वो अच्छा पूछा है, who is not the member। ठीक है, तो नॉट पूछा है, तो फिर हाँ, नॉट पूछा है तो ये तो थे ही, ये भी थे ही, ये और ये नहीं थे।
Who emerged victorious in the first Anglo-Mysore War? First Anglo-Mysore War वो हैदर अली के बीच में हुआ था. The first Anglo-Mysore War was fought between British and the Hyder Ali. He fought bravely and captured Mangalore, reached Madras, where English in helplessness had to sign the Treaty of Paris. ठीक है. एंड ऑन द कंडीशंस ऑफ द हैदर अली. तो जीते कौन? हैदर अली. हैदर अली ने उन्हें इंग्लैंड से ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करवाया, तो ऑब्वियसली हैदर अली जीत गए. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द मॉडर्न आर्मरी इन दिंदीगल मैसूर? हैदर अली. ठीक है. इन 1742 मैसूर आर्मी अंडर वेंकट राय conquered Dindigal. They were 18 Palayakar during his reign, and all this Palayams were under Dindigal से मई. ये सब काम का नहीं है, हमारे उतना इन डेप्थ में नहीं पूछेगा. ठीक है. These Palayams wanted to be independent and refused to pay taxes to the Venkata Raja. Mysore king sent Hyder Ali to Dindigal to handle the situation. Hyder Ali controlled Dindigal and became the de facto. ये याद रखना बस. Hyder Ali controlled Dindigal and became the de facto ruler. ठीक है. Later on he became the ruler of Mysore. 1777 में हैदर अली अपॉइंटेड परशुराम मीर साहिब द गवर्नर ऑफ दिन. ये भी होता नहीं. देखो अब अगला क्वेश्चन नाउ. द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द वॉर एट पोर्टो नोवो वाज सर आयरकूट. ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो. बिफोर दिस वॉर हैदर अली मेड ए फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द मराठास एंड द निज़ाम. ठीक है. 1780 में हैदर अली अटैक्ड कर्नाटिक. कर्नाटिक क्या? वही जो कोरोमंडल का एरिया होगा, तमिलनाडु का कोस्ट एरिया. और 1780 में कर्नल बेल वॉज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ हैदर अली एंड टीपू इन द बैटल ऑफ पोलिलूर. द ब्रिटिश सेग्रीगेटेड निज़ाम एंड मराठा फ्रॉम द हैदर. Hyder Ali faced the complex situation firmly. Hyder Ali fought with General Ayerkut in 1781 during the Second Anglo-Mysore War, and British defeated Hyder Ali in the War of Porto Novo. ठीक है. ब्रिटिश जीत गए थे. किसमें? हैदर अली को उन लोगों ने डिफीट किया था. कहाँ? इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो 1781. टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट श्रीरंगपट्टनम. Tipu Sultan set up his capital as Srirangapatnam and became the member of the Jacobean Club. It was founded by the France officials by branch of Jacobean Club. ये लोग लिबर्टी पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, वो थे जैकोबियन क्लब. देखो, ऑल्सो प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एज अ सिंबल ऑफ अलायंस बिटवीन द फ्रांस एंड द मैसूर इन द Srirangapatna. He sent his delegates by maintaining fruitful the relation with the contemporary foreign states and getting help against the British. He established embassies. एम्बेसी भी बनाए थे in the foreign countries on the modern line. ठीक है. तो आंसर तो विल बी ए. Who among the following Indian rulers established embassy? तो ये पूछा है एम्बेसीज किसने किया था, तो ऑप्शन विल बी टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट पोलिलूर. ठीक है. सीज ऑफ आरकोट वॉज डन इन 1780 बाय हैदर अली. आफ्टर दैट a British army led by William Bell was defeated at Polilur by Tipu Sultan. Englishmen made Treaty of Seringapattna with Tipu Sultan. क्यों? यही खुद से बनाया गया था by Tipu Sultan as his capital. The Third Anglo-Mysore War ended with the Treaty of Seringapattna 1792 AD. The Treaty of Seringapattna was signed in March 1792 between the Tipu Sultan and Lord Cornwallis. Between Tipu Sultan of Mysore and Lord Cornwallis on behalf of the British East India Company. The agreement also included representative of the Nizam of Hyderabad and the Maratha Empire, requiring Tipu to cede half of his kingdom. According to the treaty, half of the territory of Tipu was snatched away and divided among the Maratha, British and the Nizam. Tipu also had to pay rupees 330 lakh as a war indemnity to British, and his 2 sons were kept hostage. टीपू सुल्तान के 2 सन हॉस्टेज रखे गए थे. किसमें? आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. These were the term and condition until the Tipu wouldn't provide 3 crore. His 2 sons would be under the British protection. When did Tipu Sultan die at war with the British? देखो, the fourth and the final war was fought between British and the Mysore 1799 में, which ended the glorious mystery of the Mysore. Seringapattna was captured and Tipu was killed. हुआ क्या था कि जो अलायंस था मैसूर और अभी तो मैसूर बोलते हैं, मैसूर एंड फ्रांस का जो एक अलायंस हुआ था, इसमें बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर गए हुए थे हेल्प करने के लिए फ्रांस को. इसी बीच में ब्रिटिश लोगों को ये लगा कि अब तो मौका अच्छा है, अटैक कर दिया विद वेरी लेस डिफेंस, वो लोग ईजिली हरा दिए.
ठीक है। 24 में नॉट विच वन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज हेल्ड इन 1767, ठीक है। एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज हैरी वेल्सलर ड्यूरिंग दिस वॉर, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन 1780 बिफोर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सेकेंड, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इसमें वैरन हेस्टिंग्स थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटना, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 लेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसमें ब्रिटिश एनेक्स कर लिया था सेरिंगपटना फोर्ट को, एंड टीपू गॉट मार्टिडम, शहीद हो गए थे वो, ठीक है। और अच्छा ये पूछा था, फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू वेर इम्प्रिजन इन वेल्लोर, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स थे उन्हें वेल्लोर में इम्प्रिजन कर दिया गया था। चलो अब आते हैं हम लोग इसमें 25 नंबर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये हमने देखा था 1765, ए का तो हो गया 4। चलो ए का 4 मतलब ये और ये हो गया, अब ये तो नहीं हो सकता है। अब देखो बी का 2 पहले से ही दिया हुआ है, बी का 2 पहले से ही दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड ट्रीटी ऑफ सलबाई पे। देखो ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, ठीक है। बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट सरधाना, बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट एमिनेंट चर्च एट सरधाना नियर मेरठ। यूरोपियन वॉल्टर जोसेफ राइनहार्ट सिबर्टल was the husband of Begum Samru, who offered military service to many states. Begum Samru became the empress of Sardhana after the death of her husband, ठीक है। कहाँ पर मतलब नियर मेरठ, याद रखना है। Which one of the following is not correct? देखो, महाराजा रंजीत सिंह set up his factory at लाहौर, अमृतसर, to manufacture cannons, तोप का गोला। सवाई जय सिंह got translated Euclid's geometry in संस्कृत, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। He established observatories in मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, बनारस, फैक्ट है। टीपू सुल्तान प्रोवाइडेड मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल, ठीक है। क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल गोज टू मुर्शिद कुली खान, नॉट अली मर्दान खान, ठीक है। रेवेन्यू फार्मिंग जो होता था उसके लिए मुर्शिद कुली खान को दिया को ने स्टार्ट किया था। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, नो नॉट अली मर्दान खान, बट अच्छा नॉट क्रेडिट, हमारा आंसर तो यहीं पर ही आ गया। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंडलिफ इन लाहौर, ठीक है। सवाई जय सिंह यूक्लिड का ज्योमेट्री को ट्रांसलेट किए थे संस्कृत में, राइट। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा, राइट। In the third battle of Panipat 1761, अहमद शाह अब्दाली, अफगान थे, डिफीटेड द मराठास, ठीक है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, इन 1799 ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द प्लासी मीर जाफर कंस्पायर्ड अगेंस्ट द नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। अब ऑप्शन आते हैं। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, नहीं। सदाशिव राव थे, उनको हराया था मराठा को, तो ऑप्शन 2 1 तो खत्म हो गया। और करेक्ट पूछा है तो 1 तो हमने काट दिया। अब 2 पे आते हैं। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड, नो, किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो, 2 भी कट गया, 2 भी कट गया। अब हो गया मीर जाफर एंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला, राइट। गद्दारी किया था मीर जाफर, तो आंसर विल बी बी। ये भी एक छोटा चैप्टर था, इसे भी हमने खत्म कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वाइसराय। ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इन सब से, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलो आते देखते हैं। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, British Parliament provided the system of colonialist government in Bengal. The government consists of a governor general and 4 members. ठीक है, 4 members. Warren Hastings was appointed as the first governor general of Bengal. ठीक है, 10 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हम देखा रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, कौन होगा, तो वैरन हेस्टिंग्स होंगे।
द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक एज द फर्स्ट थे, तो यहाँ पर लॉर्ड बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 इज द आंसर। अब आते हैं यहाँ पर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर हमने देखा ही था, सॉरी, ओके, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो सही ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो होंगे विलियम बेंटिंक, तो वे तो ऑप्शन, अच्छा अच्छा ठीक है, ये होगा विलियम बेंटिंक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है विलियम बेंटिंक। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, देखो इसमें भी विलियम बेंटिंक है, नहीं है, तो ऑप्शन विल बी ई। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, अच्छा ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है, देखते हैं यहाँ पर। बैटल बक्सर कब हुआ, हमने देखा 1764 में। क्लाइव री अराइवल इन इंडिया 1765 में, उसके 1 साल के बाद। जैसे ही आया क्या किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कर लिया। अब वैरन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर इन 1772 एडी में। ठीक है, बस यहाँ से आप देख लेंगे, तो क्रोनोलॉजी है, ये अक्सर पूछता है आजकल। ठीक है, अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो नॉट पूछा है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। क्लाइव लेड बोथ सिविलियन एंड द मिलिट्री रिफॉर्म। अंडर द सिविल रिफॉर्म ही बैंड गिफ्ट्स एंड द प्राइवेट बिजनेसेस। मैंने बोला गया कि जो भी ऑफिशियल्स हैं वो लोग ना तो अपना प्राइवेट बिजनेस करेंगे ना कोई गिफ्ट लेंगे इंडियन से। ही मेड इंटरनल टैक्स कंपलसरी। अंडर द मिलिट्री रिफॉर्म्स ही ऑर्डर्ड टू बैन डुअल अलाउंस सिस्टम, डुअल भत्ता फॉर द यूरोपियंस ऑफिसर। डुअल भत्ता को, डबल भत्ता को यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए कैंसिल कर दिया, जो कि इंडिया में सपोज काम कर रहे तो उनको भत्ता अलग से मिलता था, उसको कैंसिल कर दिया डबल भत्ता को। फ्रॉम 1766 एडी में इट वॉज गिवन ओनली टू दोज सोल्जर्स हु वर्कड आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल एक्सेप्ट इलाहाबाद। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फर्मली लेड डाउन बाय वैरन हेस्टिंग which was outlined by Cornwallis, ठीक है। The foundation of the system of civil administration was laid down by Warren Hastings, outlined by Cornwallis. His rule lasted from, ये नहीं पूछेगा। अच्छा, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ये कब हुआ था, 1793 में हुआ था। और एंड इनटू बंगाल एंड द थर्ड मैसूर वॉर। लॉर्ड डलहौजी मर्ज सतारा, लॉर्ड डलहौजी ने मर्ज किया था सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, भगत को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर खुद का बॉर्न बच्चा नहीं है तो जो टेरिटरी है राजा का, उसके एडॉप्टेड सन को वो मान्यता नहीं देता है, उसी को हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कहा गया। लॉर्ड डलहौसी प्लेस्ड अवध अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1856 ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, ये पूछता है कि मिस गवर्नेंस के तहत किसको लिया गया, तो अवध को लिया गया। कब लिया गया, 1856 में लिया गया। किसने लिया, लॉर्ड डलहौसी ने लिया। हु वाज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर इन इंडिया, लॉर्ड क्लाइव, हमने पहले भी देखा, रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इज वाइडली कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ही अराइव्ड इन मद्रास एज द क्लर्क फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑल्दो हिज लीडरशिप ही वाज एबल टू कंसोलिडेट द कंपनीज कमर्शियल एंड ट्रेडल पोजीशन इन 1757, जो हमने अभी बोला था, डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, हु लेड बनारस रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, राजा चेत सिंह। The Banaras rebellion was led by Raja Chet Singh in 1781. In this rebellion, the Governor General was Warren Hastings ran away with his soldiers and took refuge in the Chunar Fort. ठीक है, Warren Hastings थे and he ran away with his soldiers and took refuge in Chunar Fort. At the time of the establishment of the Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of the Bengal? Warren Hastings. ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी क्या था ना कि ये मतलब इंडियन कल्चर, ये प्रो इंडियन कल्चर था। ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इंडिया का जो मैनस्क्रिप्ट्स है, इंडिया का कल्चर है, और शायद ये भी बहुत अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का कल्चर का रिवाइवल के लिए काम कर रहे थे। तो एशियाटिक सोसाइटी जो जब कलकत्ता में था, हु वाज द गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, वैरन हेस्टिंग्स। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ वैरन हेस्टिंग्स। देखो, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल
ठीक है। वैरन हेस्टिंग फॉट विद द मैसूर, मैसूर मतलब जो नीचे का अंपायर है, अभी का आप देखो बेंगलुरु के बगल में मैसूर, एंड द मराठास महाराष्ट्र, टू अचीव स्टेटस इक्विवेलेंट टू द अदर स्टेट्स। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनी ट्राई टू फॉर्म बफर स्टेट, ऑल्सो नोन एज रिंग फेंस, मतलब कि ये मेरा एक सेकंड, ये मेरा एक टेरिटरी, इसके आगे हमने एक फेंस डाल दिया, ठीक है, एक तरह से बफर स्टेट में रिंग फेंस, द एम टू प्रोटेक्ट इट स्टेट फ्रॉम अफगान्स एंड द मराठास। नीचे में ना तो मराठा आएंगे यहाँ से, ना तो अफगान आए। Thus they agreed to protect Awadh on the condition that the Nawab of Awadh would bear the expenses. ठीक है। The main aim of Wellesley was to enforce Indian state to rely on his army power. The British policies towards Indian states were companies struggle for equality with the Indian provinces. ठीक है। The security cell for the policy of the siege, subordinate separation policy, subordinate union policy, the policy of the equal union. रिंग फेंस पॉलिसी हमने देखा ही वैरन हेस्टिंग्स में, मतलब फेंस लगा देंगे भाई, हमारा आदमी वहाँ पर रहेगा, हम लगा देंगे ताकि हम अदर जो लोग अटैक कर रहे हैं हम उनसे सेफ रहे, अपने आप को रखें, अपने आप को, अपने टेरिटरी को। हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश द डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम किसने एबॉलिश किया? वैरन हेस्टिंग्स में। लाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वही जो दीवानी था और निजामत था, ठीक है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स took the decision in 1772 to abolish the dual government during the tenure of the Warren Hastings, and ordered the Council of Calcutta and its chief to serve as the Diwan and officiate the administration of the Bengal, Bihar and the Orissa. Warren Hastings dismissed both the deputy Diwans Muhammad Raza Khan and Rana Sitab Roy. हमने देखा पहले ये कहाँ के थे, ये बिहार के थे, ये कहाँ के थे, ये बंगाल के थे, ये हमने पहले देखा है। The dual system of governance in Bengal was enforced by Robert Clive. कब किया? 1765 में किया। किसमें? दीवानी और निजामत में। Which governor general was prosecuted for impeachment? Warren Hastings. Warren Hastings was prosecuted, ठीक है, ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर impeachment for unjust and the arbitrary function. देखो, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्रॉप्ड ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हिम, ठीक है, इंपीचमेंट कर लगा कि भाई आपने गलत काम किया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने dropped all the charges against him after considering his service. It was said that when Hastings had done all this for the benefit of the empire. Who among the following was prosecuted for the impeachment of the British Parliament? हमने देख ही लिया है। The revolt of Nellore occurred during the regime of which governor? Sir George Barlow. वेल्लोर म्यूटिनी 1857 में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है म्यूटिनी का नाम, उसमें यही एक नाम आता है, ये भी एक नाम आता है और भी है, उसका नाम है वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर म्यूटिनी 1806। It was a protest against the interference in the social religious practices of the sepoy. The sepoy unfurled the flag of the ruler of the Mysore. This revolt occurred in the regime of Governor General Sir George Barlow. ठीक है। Who established the judicial organization in the India? Lord Cornwallis. Lord Cornwallis introduced criminal and the judicial regulation to a significant degree, which still underpins the Indian judicial system. Cornwallis gave limited judicial power to the company's revenue collector, who already served as civil magistrates. ठीक है। 1790 AD में the company took over the administration of justice from the Nawab. Company took over the administration of the justice from the Nawab, and Cornwallis introduced a system of circuit court with a superior court in Calcutta and had the power of the review over the circuit court decision. ठीक है, क्या समझे? जो पहले जो नवाब हुआ करते थे उन्हीं का काम था ना, अपना अदालत होता था, वो अपना दंड वगैरह सुनाया करते थे, जस्टिस वो किया करते थे, लेकिन राजा का मेन पर्पस तो एक तो होता है अपना आर्मी मेंटेन करो, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कि न्याय करो। तो ये जो न्याय का जो पार्ट था वो भी छीन लिया नवाब से। किसने छीना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने छीना, और उसके बदले क्या किया? सर्किट कोर्ट डाल दिया, और एक बनाया सुपीरियर कोर्ट। कहाँ पर बनाया? कलकत्ता में बनाया। एंड हैड द पावर ऑफ रिव्यू ओवर द सर्किट कोर्ट डिसीजन। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल created coordinated civil service of India, which later became known as the Indian Civil Service? Cornwallis, Lord Cornwallis. Cornwallis reformed and reorganized the civil services in India. After becoming the Governor General of the Bengal, Cornwallis restructured the administration and abolished the revenue and laid before new laws for them. He introduced new policies regarding the personal business of the British officers. He
exclusively divided the jurisdiction of civil and the judicial administration to the Cornwallis Code, which later transformed the civil service in the India. Cornwallis Code के तहत में ये किया गया था. The enforcement of the public service was done by Cornwallis. ऊपर just देखा हमने अभी. In the second half of 18th century, he was often called the local representative of aura and authority of Company Bahadur Daroga. लॉर्ड कॉर्नवालिस में सेपरेटेड द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम द पुलिस ड्यूटीज. ठीक है, लैंडलॉर्ड जो जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास पुलिस का भी एक ड्यूटी था. और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इसको भी रिफॉर्म किया और अपना एक पुलिस थाना भी बना लिया इन एवरी 20 to 30 square mile and appointed a police officer called as daroga. The appointment and supervision of the daroga was done by the magistrate. Appointment and supervision of the daroga was done by the magistrate. The farmer regarded the daroga as the local representative of pride of the company Bahadur. Company Bahadur, ठीक है, locals को बोलते थे, daroga को बोलते थे. The tomb of Lord Cornwallis is in Ghazipur, UP. ठीक है, he was known as इस्तेमारी माना और परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, जुडिशियल कोड, ये आपको कॉर्नवालिस कोड हो गया था. द प्रमोटर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विस को किया गया था. डाइड इन गाजीपुर, यूपी में किया गया था. एंड ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली. Governor General Lord Wellesley came to India in 1798 at a time when the British were locked in a life and death struggle with France. ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में उस समय में वॉर होता. द फियर ऑफ नपोलियन हॉन्टेड द ब्रिटिश एवरीवेयर. टू अचीव हिज पॉलिटिकल एम्स वेलेस्ली रिलायड ऑन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस. While the practice of helping Indian rulers with a paid British force was quite old, it was given shape by Wellesley, who used it to subordinate the Indian states to the paramountcy of the company. ये क्या किया था ना कि अपने कुछ लोग को वहाँ पर रख दिया था, बोला कि हम तुमको हमारा आदमी तुम्हारे यहाँ पर रहेगा, आपके कोर्ट में रहेगा और आपको अपना फॉरेन अफेयर्स हो सारा कुछ हो उनके थ्रू ही हैंडल करना है. बाद में कि हम आपका सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे और आपको कुछ पैसा भी देना है. ठीक है, अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ द अलाइंग स्टेट वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्स, जो मैंने बोला, मिनिस्ट्रेटरी टू पे ए सब्सिडी फॉर हिज मेंटेनेंस. To secure, however, to secure the fixed income, company was not under the agenda. ठीक है, ये नहीं था कि परमानेंट इनकम आ रहा है, इनकम का तो अलग सोर्स था. ये था कि बस सिक्योरिटी के लिए था कि आप भी एक्सपेंशन मत करो, हमारा राज भी ठीक रहेगा और प्लस हमें भी युद्ध फाइट करना है तो हमें तो कुछ पैसा चाहिए, तो हमारा आदमी आपके यहाँ रहेगा और आपको सिक्योरिटी भी एक तरह से देगा, बट उसके लिए हमें कुछ फीस चाहिए. तो इसमें पूछा वो डज नॉट अप्लाई, तो डज नॉट मतलब ये टू सिक्योर द फीस, ये होगा. फिक्स्ड इनकम का तो ये सोर्स नहीं था. द फर्स्ट मराठा सरदार हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज. ठीक है, ये देखो, द सब्सिडियरी अलायंस हमने देखा बाय लॉर्ड वेलेस्ली. द मेन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस क्या था? ठीक है, हैड टू एक्सेप्ट द इंडियन रूलर था, उनको हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश फोर्सेस विद इन हिज टेरिटरी. ठीक है, एंड ऑल्सो टू पे फॉर देयर मेंटेनेंस. रूलर जो है वो एक्सेप्ट करेगा एज एक ब्रिटिश रेसिडेंट को, इंडियन रूलर अलाउ करेगा. एंड इंडियन रूलर हु एंटर्ड इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस वुड नॉट एंटर इन एनी फर्दर अलायंस विद एनी अदर पावर. जैसे कि मान लो फ्रेंच है, फ्रेंच के साथ वो नहीं आएगा. एक बार अगर इंडियन रूलर सब्सिडियरी अलायंस में किसी एक ब्रिटिश के साथ में आ गया, फिर वो आगे और किसी पावर लाइक फ्रेंच वगैरह, डेन्स, उनके साथ किसी आदमी वो नहीं आएगा. द रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियंस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश. इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट ही वुड एग्री टू द रेजोल्यूशन डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश. अब ब्रिटिश ही डिसाइड करेगा कि उसका क्या प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलेगा. द रूलर वुड एक्नॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर. जो इंडिया का रूलर है जिन्होंने सब्सिडरी पावर को एक्सेप्ट किया, वो एक्नॉलेज करेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे बड़ा पावर है इंडिया में. इन रिटर्न फॉर द रूलर एक्सेप्टिंग दिस कंडीशन द कंपनी अंडरटुक द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. ठीक है, और इसके लिeu में वो बोला कि हम आपके राज्य को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल डेंजर को, डिसऑर्डर को. ठीक है, इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट्स रिक्वायर्ड देन द पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वाज टू बी टेकन एज द पेनल्टी. अब यह आता ऑप्शन में जो है, अब देखो, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू एंटर इनटू सच अलायंस. मराठा रूलर बाजीराव टू एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस. मराठा अंडर बाजीराव टू एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस. सेवरल स्टेट्स लाइक हैदराबाद, टेंजोर, मैसूर, अवध, सिंधिया, होलकर ऑल्सो एक्सेप्टेड इट. ठीक है,
पहला बट किसने किया था? तो पहला किया था हैदराबाद ने। ठीक है, अगर कभी कभी ये अगर पूछ लेगा कि एक ऑर्डर में, तो यहाँ पर ईयर आप नोट करते चलना, ये ईयर से भी पता चलेगा कि उसके बाद कौन हुआ था, क्रोनोलॉजी। बिटवीन whom was the Treaty of Bassein signed in 1802? Between English and the बाजीराव, बिटवीन इंग्लिश एंड बाजीराव टू। बसीन ये क्या है? ये अभी मुंबई जाओगे ना तो एक वसाई नाम का एक जगह है अभी के मुंबई में, ये वही है बसीन। द ट्रीटी ऑफ बसीन नाउ वसाई was signed 1802 AD में between the English East India Company and the Bajirao II, the Maratha Peshwa of the Pune in India, and the battle and after the Battle of Pune. In this treaty, Bajirao II was restored as the Peshwa in Pune with around 6,000 Indian forces were permanently stationed with the Peshwa to protect him, for which 26 lakh was to be paid to the East India Company. ठीक है। The first Indian ruler who joined the subsidiary alliance by, हमने देखा ही, the निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये तो हमने अभी देख ही लिया है। हाँ, यहाँ पर आप सीक्वेंस देख लेना बस, हैदराबाद ये, उसके बाद हुआ हैदराबाद के बगल में मैसूर है, मैसूर के बगल में क्या, टेंजोर है। अब ये 3 साउथ इंडियन का पार्ट हो गया, अब ऊपर आ जाओ, फिर एक अवध आ गया, फिर आ गया, फिर महाराष्ट्र में पेशवा आ गया, फिर भोसले हो गया, फिर सिंधिया हो गया, होलकर, ये सब मराठा के ही हो गए। फिर बाद में फिर हो गया आपका जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बुंडी एंड भरतपुर वॉज द लास्ट। ठीक है, Hyderabad will be the answer if it is asked first state to join Wellesley's subsidiary alliance. ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड, तो हमने देखा ही वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडियरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय, देखो, द सब्सिडियरी अलायंस यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू ब्रिंग इंडस्ट्री अंडर द एम्बिट ऑफ द ब्रिटिश पावर द स्टेट टू अडॉप्ट द सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है, तो अब यहाँ पर से ही आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये आंसर क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि इसमें सारा ही तो हमने देख ही लिया ना, इसमें क्या सही आंसर देंगे। देखो, हैदराबाद तो देखा हमने सबसे पहले था, अब आता है इंदौर, फिर आता है जोधपुर, ये तो मराठा का ही था, का ही एक तरह से पार्ट। राजपुर और जोधपुर, जोधपुर भी तो हो ही गया, मैसूर भी तो हो ही गया, सेकेंड ही था। इसमें कुछ क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस, हमने देखा ही, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। Consider the following statement. Consider the following, which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronology. अच्छा, ये तो वही एक क्रोनोलॉजी वाला है। तो सबसे पहले तो हुआ था हैदराबाद हुआ था, फिर उसके बाद तो मैसूर हुआ था, फिर उसके बाद अवध हुआ था, फिर सिंधिया हुआ था। तो 1 2 3 4 ए। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया, वेलेस्ली है। The main aim of the East India Company to make subsidiary alliance to establish the sovereignty of the British is not correctly, not पूछो, not correctly, मैं बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये तो हुआ ही था। सब्सिडियरी अलायंस नहीं, सब्सिडियरी अलायंस 1798 में, ये तो कट गया, 1798 में ये हुआ था। ठीक है, मोनोपोली ये हो गया था, ये हो गया था बाय चार्टर एक्ट, मोनोपोली चार्टर एक्ट हो गया। ठीक है, अभी ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन द इंडिया फॉर द ब्रिटिश, ये तो हो गया था 1813, ये भी एक चार्टर एक्ट के ही तहत में हो गया था 1813 में। At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, who among the following kept the British flag flying high in the India? Lord Wellesley. Wellesley moved to India in 1797, which was the darkest period of the British history. The front made of European power against the France had been disbanded. Napoleon had conquered Egypt and Syria, was still thinking about attacking India. Lord Wellesley जो used subsidiary alliance क्यों किया था? To counter Napoleon's threat, which helped him to establish the sovereignty, and the fear of Napoleon was averted. ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस इन द रेन ऑफ हेस्टिंग्स। एंग्लो नेपाल 1814 से 1816 took place in the reign of Lord Hastings, which came to end by the Treaty of Sagoli. ठीक है, the Treaty of Sagoli was signed in 1815 AD, ratified on, ठीक है, साइंड पूछेगा कब, तो ये रेटिफाइड मतलब इन इफेक्ट में कब आया गया था, तो 1816 में आ गया था। सुगौली किसके बीच में था? एंग्लो नेपाल। ठीक है, कब? उसके गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड हेस्टिंग्स। द ट्रीटी ऑफ सुगौली टुक प्लेस इन द ईयर 1815।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ट्रीटी ऑफ सगौली। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हो गया 3 और 4, 3 और 4। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली 1816, नेपाल सीडेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया company Kumaon, the eastern part of the Garhwal and some part of the Terai. These areas including Kumaon, the areas included the area in Kumaon came under the British rule. ठीक है। Kathmandu remained the capital of the Nepal. The treaty only provided for the appointment of the British resident. Kathmandu was not handed. ये आपको याद रखना है, Kathmandu was not handed। ठीक है। और शिमला तो खैर ना हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दूर था, उसको कुछ मतलब भी नहीं था इस चीज़ से। यहाँ पर फिर से एक बात देख लो, नेपाल सीडेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुमाऊं द ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल एंड सम पार्ट ऑफ द तेराई। ठीक है, 3 दे दिया था, 3 एरिया दिया। ठीक है, कुमाऊं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल, सम पार्ट ऑफ तराई। ठीक है, इज नॉट करेक्टली मार्क पूछा है। लॉर्ड हेक्टर मुनरो हमने देखा, राइट। लॉर्ड हेस्टिंग अभी जस्ट हमने पढ़ा, यस। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड नहीं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड नॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवाल। डी इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास 1820 से लेकर के 1827। सर थॉमस मुनरो वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास जो 1820 से लेकर के 27। ही इज रिगार्डेड द फादर ऑफ द रैयतवारी, जो रैयतवारी सिस्टम हुआ करता था उसको सर थॉमस मुनरो ने किया था। ये मद्रास के गवर्नर थे 1820 से लेकर के 1827 तक के बीच में। इसमें क्या था ना कि द टैक्सेस था, एग्रीकल्चर लैंड वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रैयत, ओनर ऑफ द लैंड। इसमें जमींदार का रोल खत्म हो गया था, जमींदार का रोल खत्म हो गया था और डायरेक्ट जो ओनर थे, जो जो रैयत थे, उन्हीं से वो ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो भी टैक्स हो रहा था उसको कलेक्ट किया जा रहा था। हालांकि आफ्टर ऑल बाद में देखेंगे ये भी फेल ही कर गया था। On the basis of the alleged maladministration, which Governor General had taken the administration of Mysore state, alleged misadministration which Governor General had taken, मतलब मैल एडमिनिस्ट्रेशन के का एक्यूज करते हुए कौन से गवर्नर जनरल ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर को लिया था अपने हाथों में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग टुक चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, टू एबॉलिश सती। सती वॉज एबॉलिस्ड विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग साल 1829 में। राजा राम मोहन रॉय जी ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्फेंटिसाइड, बच्चे को ही मार देना, छोटे नवजात शिशु को। तो इस्टेब्लिश पीस इन द कंट्री बाय एंडिंग द सोशल एविल्स। अकॉर्डिंग टू द wishes of the court of director, he adopted the policy of neutrality towards the Indian state. ये एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाए towards the Indian state, and the chaos took such an early turn in Jaipur that there was an attack on the British resident, but Lord Bentinck did not accept to interfere in that. Like this, he did not accept to interfere in the Jodhpur, Bundi, Kota, Bhopal because of regions. Excluding this policy, he annexed Mysore, Kurg, and Kachar एंड जयंतिया ये याद है इंडिया नॉर्थ ईस्ट में जयंतिया इन 35 बिकॉज देयर वाज नॉट टू मच केओस। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ। मैसूर में इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग ने क्या क्या लिया था? मैसूर को लिया था, कुर्ग को लिया था, एंड कचार को लिया था और एक जयंतिया को लिया था। 4 ही बस याद रखना है आपको। ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले मैसूर को लिया, फिर कुर्ग को लिया, फिर कचार को लिया, फिर कुर्ग को लिया, तब जयंतिया को लिया। Who among the following governor generals of the Bengal was associated with the third Anglo-Mysore war? Lord Cornwallis. ठीक है, थर्ड Anglo-Mysore war associated with Lord Cornwallis. Cornwallis himself took charge of the army in this war. टीपू सुल्तान had made the treaty of Seringatapatna, ये तो हमने देख ही लिया पहले ही। Who among the following was associated with the suppression of the thugs? Captain Sleeman. The thugs included the followers of both Hindu and the Muslim.
They used to worship Kali, Durga, Bhavani. They used to cut the head and offer it as a sacrifice in the feet of the goddess. Lord William Bentinck appointed Captain Sleeman to take action against the thugs. He arrested many thugs and many of them were hanged. ठीक है बस इसमें 1837 में द ऑर्गेनाइज ठगरी केम टू एन एंड, ये भी एक नाम डेट याद रखना ज़रूरी है। 1800 1837 में 1837 में ठगरी को समाप्त कर दिया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने अपॉइंट किया था कैप्टन स्लीमैन को। अंडर हुज लीडरशिप द सप्रेशन ऑफ ठग्स हमने देख ही लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूड बाय विलियम बेंटिंक? देखो, स्लेवरी किया, सती किया, राइट, स्लेवरी को भी बंद किया, राइट, रिमूवल ऑफ द डिसेबिलिटी टू चेंज इन द, ये नहीं किया था, ठग्स तो किया ही किया, ठीक है। William Bentinck became the Governor General. He declared that practice of sati is a crime and abolished it. Tried to suppress the thugs by running a campaign against the gang of thugs. Also took Bentinck also worked on education. पता ही है लॉर्ड मकॉले 1835 में, and the freedom of the press. In the time of the Bentinck Charter Act 1833 was passed which abolished slavery. In 1835 he went back to England. The provisions of disqualification or change of the religion was removed in 1850. ठीक है, ये तो बाद में हो गया था, सो अपना आंसर हो गया सी। सती किसके द्वारा खत्म किया था? देखा हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। द मीनिंग ऑफ सती इज होली एंड द वर्चुअस वुमेन। अच्छा, पूछने का मीनिंग क्या है, तो होली एंड द वर्चुअस वुमेन। इन हिंदू रिचुअल्स द मैरिज इज अ संस्कार बिटवीन द रिलेशन ऑफ द स्पिरिट्स। ठीक है, ये सब तो उतना नहीं है, अपने को जानने का है। जब ये बोला कि कौन कौन से लोग ने पहले ट्राई किया था, तो एक अकबर भी थे। मराठा भी एंटायरली एबॉलिश दिस इन द स्टेट। मराठा महाराष्ट्र में किसने किया था, तो मराठास ने ही किया था। ठीक है, पोर्टुगीज भी ट्राई किए, फ्रेंच भी ट्राई किए एबॉलिश इन गोवा एंड चंद्रनगर रेस्पेक्टिवली। तो पोर्टुगीज ने गोवा में ख़त्म किया, फ्रेंच ने चंद्रनगर में किया। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड कंप्लेन अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस, और 1829 के तहत ये वॉज लीगल एक्ट हो गया था। 1830 में ये मद्रास और बॉम्बे में भी स्टार्ट हो गया था कि टू एबॉलिश सती, और उसमें के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जिन्होंने बैन किया था। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल? विलियम बेंटिंक। इन विच ईयर सती वॉज एबॉलिश्ड? 1829। हिल असेंबली प्लान टू डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासी बाय क्लीवलैंड। हिल assembly plan was set up for the development of the scheduled tribe by the Cleveland. ठीक है, he placed the entire range of the hills inhabited by the पहाड़ियाज under a uniform administration of the hill. देखो, ये तो क्या है कि झारखंड पीछे से ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन का पार्ट हो, बस इतने आपको जान लेना कि इसका नाम क्लीवलैंड था। पूरा नाम कहा था कि अगस्टस क्लीवलैंड थे, जिनको तिलका मांझी ने मार दिया था भागलपुर बिहार में। So the export of the slaves from Bengal was export of slaves, मतलब slave हम भेज रहे from Bengal was banned in which year? 1789. The export of slaves from Bengal was banned in 1789 AD. Several laws were passed in the Charter Act 1833 में governor was asked to make a law to abolish slavery. ठीक है, in 1843 slavery was declared illegal in all parts of the India. Under the Indian Penal Code, स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड ए क्राइम 1860 में। ठीक है, आईपीसी में क्या हो गया था, स्लेवरी वॉज ए क्राइम 1860 एडी में किया गया था। अवध वॉज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर बाय, देखा हमने पहले, मेल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब हमने पहले ही एक बार हमने पढ़ा हुआ है, एक बार आप देख लेना बस। Who among the following was not one of those states which were annexed by the British Empire by Lord Dalhousie on the pretext of the doctrine of the lapse? कर्नाटका, उसमें वो मौजूद ही नहीं था ये। Which one of the following state was not annexed under Lord Dalhousie's doctrine of lapse? जयपुर। ये एक लिस्ट है, ये एक बार आप एक लिस्ट को देख लेना, हम लोगों ने पहले भी इसको देखा हुआ है, बट फिर भी एक बार ग्रॉस नज़रों से बस देख लेना, बस ग्रॉसली ऊपर से देख लेना ऐसा, क्योंकि हमने इसको अलग अलग क्वेश्चन में इसमें किया हुआ भी है। The princely state of Baghpat was annexed to the British in 1850. Baghat.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अच्छा हाँ, ये पूछा है कि सिंध को किसने एनेक्स, मतलब टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलन बोरो। अच्छा इसी समय हुआ था जो कि स्लेवरी को कम्प्लीटली हटा दिया गया था, स्लेवरी को जो मतलब कम्प्लीटली उसको इलीगल आप बोलो या रिमूव्ड बोलो 1743 में, ड्यूरिंग ये हो गया था 18, ये हो गया था, ये हो गया था 1843 में। और इस समय जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड एलन बोरो। सिंध को भी एनेक्स किया गया था बाय लॉर्ड एलन बोरो। Oudh was amalgamated into the British Dominion in the year, देखा हमने 1856 में। Consider the annexation of the in the following states under the doctrine of the lapse and arrange them in the chronology। तो सबसे पहले ये तो जो पीछे का एक्सप्लेनेशन है वहाँ से देख लेंगे। which of the undead pair is correctly matched, और ये तो हम देखा 1856 में। 1857 रिवॉल्ट के ठीक पहले 1856 का हुआ था ये अवध में। ये यहाँ क्या हुआ था ना कि जो बहुत सारे जो सोल्जर्स हुआ करते थे अवध के, वो फिर डिसबैंड हो गए थे, तो वो जॉबलेस हो गए थे। तो ये भी एक कारण था कि वो लोग रिवॉल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, डलहौजी। The ruler of which one of the following state was removed from power by the British on the basis of misgovernance, अवध। एक ही क्वेश्चन को देखो कितना बार बार पूछा गया है, इवन यूपीएससी तक में भी सेम ही क्वेश्चन को पूछा गया कितने बार ही। कंसीडर फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजी इन विच दे वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, देखो सतारा 1848, सतारा 1848, ठीक है। संबलपुर 1849, एस से सतारा, एस से संबलपुर, सबसे पहले सतारा आ गया, फिर उसके बाद आ गया संबलपुर आ गया। और झांसी हो गया था 1854 में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, सतारा। फर्स्ट स्टेट ये सेम ही पूछा है, सतारा है। जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। द अर्ल ऑफ डलहौजी, द रियल नेम वाज जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। द कनकेस्ट ऑफ द सिंध और कनकेस्ट ऑफ सिंध वाज डन बाय लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। द सिंध वाज फुली मर्ज्ड बाय चार्ल्स नेपियर इनटू द ब्रिटिश एम्पायर टू द मेन रीजन फॉर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। पूछेगा मेन कारण क्या था एंग्लो अफगान वॉर का, तो यही देखना है। द स्टेट ऑफ सिंध वाज फुली मर्ज्ड बाय चार्ल्स नेपियर इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1843। उस समय में कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड एलन बोरो थे। यही एक कारण बन गया एंग्लो अफगान वॉर का। सिंध वाज कंकर्ड एंड एनेक्स्ड बाय नेपियर, सिंध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1843। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अभी सिक्किम क्या था ना, एक स्मॉल कैपिटल था बिटवीन नेपाल एंड द भूटान। लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द सिक्किम लाइक दार्जिलिंग, लाइक अच्छा दार्जिलिंग को भी यही किया था, एंड अदर फार अवे एरिया ऑन द प्रेटेक्स्ट दैट सिक्किम रूलर हैड मिसबिहेव्ड विद 2 इंग्लिश डॉक्टर्स। ये कारण हो, ठीक है। तो ये कोई कारण हुआ कि दो डॉक्टर ने दो डॉक्टर के साथ किंग ने मिसबिहेव किया था, जो हमने पूरा एरिया को एनेक्स कर लिया। तो ये सब काम तो अंग्रेज ही कर सकते थे, ठीक है। 67 क्वेश्चन में, हु ऑन द फॉलोइंग वर द ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्शन इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन, जेम्स आउटरैम। इसमें आउटरैम लाइन्स एक जगह भी है। James Outram was appointed by the British Regent at the Awadh in place of Sleeman. He termed the administration of Awadh as corrupt and condition of public deplorable. Outram's report was the base for Awadh's merger. ठीक है, बेस्ड ये आउटरम ने ही वो रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रहा है, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने फिर इसको मर्ज कर लिया था। Henry Lawrence was the British resident of Lucknow during the revolt of 1815 who was killed by the revolutionary, ठीक है। हेनरी लॉरेंस था जो कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर उन्हें मार दिया गया था बाय द रिवॉल्यूशनरीज। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। देखो लॉर्ड डलहौजी ने फ्रॉम बॉम्बे टू थाने किया था इन 1853 अप्रैल में, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कैरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री द पोर्ट। ये ऐसा नहीं कि हमारे कन्वीनियंस के लिए कर रहे थे, ये कर रहे थे कि जो भी सामान है, सपोज कोई सामान हमें एमपी में बन रहा है, यूपी में बन रहा है, तो
पोर्ट के पास ही कैसे जाएगा डायरेक्टली, तो उसके लिए एक रेल का नेटवर्क चाहिए। दूसरा क्या हो, कहीं पर मान लो एकदम दूर दराज एरिया में कहीं पर रिवॉल्ट हो गया, म्यूटिनी हो गया, तो बस ये पोर्ट के थ्रू ही आगे सोल्जर आएंगे, घुस जाएंगे मारने के लिए। यही तो कैरी आर्मी टू रिमोट एरिया टू क्रश द रिवॉल्ट्स, ये दो कारण हुआ करता था। The first railway line was opened in India in between Bombay and Thane. The first railway line was started in the 1853. Which company started the first railway? The Great Indian Peninsular Railway. The Great Indian Peninsular Railway. Which company started the first railway service? Which company? The Great Indian पेनिनसुला रेलवे। अब देखो यार, ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, बॉम्बे थाने के बीच में हुआ था। महाराष्ट्र के लिए क्या होता है, इंडिया का एक पेनिनसुला का पार्ट है ना, तो ऐसे भी आप याद कर लो, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। बोरी बंदर, ठीक है, बॉम्बे टू थाने। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस इन टाइम ऑफ डफरिन, लॉर्ड डफरिन। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर वाज हेल्ड इन 1885। देखो ये कैसे याद रखो, कोई आईएनसी फॉर्म भी हुआ था 1885 में ही, और थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर भी तभी हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, बर्मा वॉज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश इंडिया ऑन 1 जनवरी 1886, which was the last major extension of the British Indian territory. Last, ठीक है। The Viceroy of India was Lord Dufferin. तो अगर पूछेगा आईएनसी जब बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय कौन था वाइसराय, तो वो भी था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, लॉर्ड कैनिंग। The Hindu Widow Remarriage Act was passed in 1856 in the period of Lord Canning and the extraordinary effort of Ishwar Chandra Vidyasagar, an important figure of the Bengal Renaissance. ठीक है। Queen Victoria's manifesto was read out in Allahabad on 8 November 1858 by Lord Canning. अगस्त 1858 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ट्रांसफरिंग रूलिंग पावर फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश मोनार्क। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में खत्म हो गया, अब जो भी होगा रूल डायरेक्टली क्राउन से किया जाएगा, फ्रॉम लंदन किया जाएगा। उसी के लिए क्वींस प्रोक्लेमेशन किया गया था ऑफ 1858, नॉट 1857, 1858, विच वॉज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग। किसमें? 1858 में ही एट ए कोर्ट इन इलाहाबाद। The Queen was titled with the Empress of India at Delhi Darbar held in 1877 by Lord Lytton. ये भी एक important fact है। Who among the following was the first Viceroy of India? First Viceroy, first Viceroy पूछा गया है, not Governor General, Lord Canning. Queen Victoria's proclamation was read out by Lord Canning on 1st November at, अभी देखा हमने, इलाहाबाद में हुआ था ये। The right to adopt an heir in place of an own son was re-established by, देखो, Queen Victoria's manifesto was read out at the दरबार held in Lord Canning in प्रयागराज, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को, जो कि पॉलिसी चेंज कर दिया ब्रिटिश टुवार्ड्स द इंडियन नेटिव स्टेट एंड इनेबल्ड देम टू यूज फॉर रेस्क्यू ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी क्राइसिस, ठीक है। वो क्योंकि कोई इशू ना आए, इसको उसको खत्म करने के लिए एक लीनियंट पॉलिसी अपनाया उन लोगों ने नेटिव इंडियन के खिलाफ। The policy of conquest and annexation was fully abolished, and the ruler of the native state were permitted to adopt an heir. ठीक है। Queen Victoria was appointed the Empress of India in 1877. हमने देखा है दिल्ली दरबार में हुआ था। Under the Royal Titles Act, Queen Victoria became the Empress of the United. अभी देखा हमने। अब देखो, ये जो रॉयल टाइटल्स एक्ट है was passed in the year 1876, और इसी के जस्ट एक साल के बाद, मतलब 1877 में 1 जनवरी इन दिल्ली में इनको एम्प्रेस घोषित किया गया था, ना कि 1858 में। ये वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश्ड स्लेवरी? लॉर्ड एलनबरो। कॉर्नवालिस देखा ही हमने, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली, नहीं, लॉर्ड, अच्छा विच इज करेक्टली मैप, ये तो अपना यही सही हो गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस implemented permanent settlement 1793 है, while masterly inactive जॉन लॉरेंस, ठीक है, मास्टरली इनएक्टिव जॉन लॉरेंस, सब्सिडियरी एलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डेलहाउसी एंड एओ ह्यूम फाउंडेड कांग्रेस, ठीक है, इन द रेन ऑफ डफरिन। Which of the following is not correctly, तो ये तो फिर ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हमने देखा ही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। Which of the following is not correctly, देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार एक ही तरह से पूछा गया है।
यही अगर आप सिर्फ अगर आप PYQs ही सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही वो सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन आए तो देखो इन्हीं सब सोर्सेस से हैं, वो घुमा फिरा करके यहीं सबसे ही क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द ट्रेन ऑफ लॉर्ड, देखा हमने, लॉर्ड वेलेस्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी देखा हमने। आफ्टर डिफीटिंग द मराठास इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग एबॉलिश्ड द टाइटल ऑफ पेशवा, ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग द मराठास इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा का टाइटल को ही एबॉलिश कर दिया एंड मर्ज्ड ऑल द रीजन्स ऑफ पेशवा इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। Apart from this, the company took over the political authority of Bundelkhand, Malwa, and the rest of the India. Peshwa dominated regions. ठीक है। When was the Peshwaship abolished? 1818 में। Who among the following negotiated subsidiary alliance of 1817-18 with the princely state of Rajputana? Charles Metcalfe. ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग sought to impose British paramountcy of India, for which suppression of the Marathas and the Pindari, पिंडारी वही जो कि लूटपाट करते थे, ठीक है। He looked upon the Rajputana states as his natural allies against the Marathas and the Pindari. Charles Metcalfe was entrusted with the duty of negotiating alliance with the princely, अच्छा ये भी पूछा था कि चार्ल्स मेटकाफ was entrusted with the duty of negotiating alliance with the princely states of Rajputana. नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो ये तो हमने एज इट इज ये हमने देखा हुआ है, जो पहले देखा हुआ वहीं से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी सारा ऑप्शंस को हमने देखा हुआ है। लॉर्ड एलिनबोरो ने क्या किया था, एनेक्स किया सिंध को। डलहौजी ने क्या किया, एनेक्स किया अवध को। वेलेस्ली ने क्या किया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। हेस्टिंग्स ने क्या, यहाँ पे जो पेशवा को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, पेशवा से रिमूव हो गया था। ये सब हमने पहले देखा हुआ है। वही क्वेश्चन देखो, घूम फिर करके वही क्वेश्चन आ रहा है। देखो यही हुआ था ना, लॉर्ड डेलहाउजी, ठीक है, नॉट क्रेटिमार ये पूछा था। डफरिन ये भी हमने पढ़ा था। पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट हो गया था लॉर्ड लिटन। अब डी रॉन्ग है, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा ये हो गया। द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट इन द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन। बस ये आपको एक न्यू फैक्ट बस यही याद रखना है। Masterly inactive, John Lawrence. The policy of Masterly inactive regarding Anglo-Afghan War was started in the tenure of Lord Ellenborough and ended in the tenure ended Lord Northbrook. This period is known as the Masterly inactive period. It is known due to John Lawrence, as during this tenure they got lot of opportunity to implement these policies. Masterly inactive was primarily used by Willie in the article of Edinburgh Review. ठीक है, ये बस पढ़ लेंगे नॉर्मली, कुछ है नहीं खास। हु इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, लॉर्ड मेयो। इसको ये भी बोलते हैं कि द फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया, फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया। फाइनेंशियल ये याद रखना है, फाइनेंशियल। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज डन बाय मेयो, ठीक है। देखो फर्स्ट सेंसस हुआ था मेयो में 1872 में किया गया था, लेकिन जो रेगुलर सेंसस अपना है 1881 में किया था, लॉर्ड रिपन थे उस समय में, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे, तो एम आर या मिस्टर, मिस्टर एम आर, एम में क्या मेयो थे, बाद में रिपन आ गए थे। हु वॉज द पर्सन टू कंडक्ट सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम, मेयो, एम आर, मिस्टर। मैं ना नाम देते ना, कौन है मिस्टर है, कौन है कौन मिसेस है, कौन मिस है, देखते ना सेंसस में हम लोग। तो एम आर हुआ ना मिस्टर मिसेस में, तो एम आर से याद रखना, एम से हो गया मेयो, आर से हो गया रिपन। पहले बार किया मेयो ने, और जो पनवेंटी किया 1881 से वो किया एम आर, तो आर मतलब रिपन ने। Which one of the following Viceroy of India was murdered? अच्छा, Viceroy was murdered in Andaman and Nicobar, तो आंसर will be Lord Mayo. Mayo was murdered in अंडमान एंड द निकोबार व्हेन ही वाज आउट फॉर ए वॉक। ये एक अफरीदी था, अफरीदी नाम का एक क्लैन का एक आदमी था, इन्होंने इसने ही मर्डर किया था। विच वायसराय वाज मर्डर्ड इन चेन्नई, ठीक है हमने देख लिया। बी सॉरी ये मेयो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द लॉर्ड मेयो, रेजोल्यूशन ऑफ 1870, करेक्ट, ठीक है। देखो इसका देखते हैं हम लोग पहले ये, द इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रेटजी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन।
एंड दैट वाज द प्रोबेबल आउटकम दिस वाज मेयो का रेजोल्यूशन ऑफ 1870 फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन द इंपीरियल गवर्नमेंट, ठीक है, prompted by administrative efficiency and financial consent opted to transfer the control of certain administrative departments like education, medical, health to the provincial government. This marked the inception of the local financial inception start हो गया था the local financial management को, ठीक है. To ensure fiscal stability, provincial government were granted the authority to rely on local taxation for balancing the budgets. Lord Mayo's resolutions had delineated local interest, supervision and care. बस ये तो कुछ नहीं है खास, बस वही है. जब पहला क्वेश्चन ये आएगा कि लॉर्ड मेयो ने का जो एक पास होता है रेजोल्यूशन किस साल हुआ था, 1870 में हुआ था. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बाइफर्केटेड सेंट्रल, यस पैसे थे नहीं हेल्थ वगैरह सबके लिए, तो इन्होंने बोला कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि उनको भी इंडिपेंडेंट करते हैं, तो कुछ पैसा दे देते हैं, आप अपना देख लो. यस किया था. कब किया था? 1861 के काउंसिल एक्ट के बाद किया था. प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट सर्टेन सर्विसेज लाइक हेल्थ एजुकेशन. यस किया था. इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी. यस किया था. फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस. किया था. नीड तो होगा ना, हेल्थ होगा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो ऑल आर करेक्ट. इस एक पार्ट को इसी वीडियो में निकाल लेते हैं. देखो, विच वाइसराय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. देखा ही हमने मेयो. द गवर्नर जनरल वाज फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज लिटन. लॉर्ड लिटन. Lytton was appointed the viceroy by the PM Benjamin Disraeli. He preferred the forward policy and replaced masterly inactive. Lord Lytton. मतलब masterly inactive मतलब हम बैठे हुए हम कुछ करेंगे नहीं तो उसको चेंज कर दिया कि हम आगे बढ़ेंगे, तो हो गया फॉरवर्ड पॉलिसी, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था. द वाइसरॉय हु फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वाज लिटन. वही फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण से ही. लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद. देखो, लिटन जो था ना वो ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 एम टू रेगुलेट द इंडियन वर्नैकुलर एंड लिमिट इट्स फ्रीडम. क्या छापना है नहीं छापना है उस पर एक लिमिट लगाया. किसने लगाया? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया. किससे लगाया? तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के तहत लगाया. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो हमारा सही हो गया. ठीक है, अब पॉलिसीज इंट्रोड्यूस. अब इंडियन आर्म्स एक्ट भी लेके आया 1878 में. इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियंस टू कैरी आर्म विदाउट ए लाइसेंस, तो आर्म्स एक्ट भी हो गया. कब हुआ? साल 1878 में. प्रेस एक्ट कब हुआ? साल 1870. एक ही साल में दोनों हो गया. द एक्ट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिड नॉट अप्लाई टू द ब्रिटिश, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस. ठीक है. फेमिन कोड्स वेर गिवन बाय द फेमिन कमीशन दैट वाज सेटअप इन. अब देखो फेमिन कोड कब आया? 1878 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्टैची. ठीक है. ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड निक्लेस, द इनफेमस फेमिन कोड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ द फेमिन इंडिया. ये तो काम का नहीं है. अच्छा, इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय लॉर्ड रिपन that allowed Indian judges and magistrate to try British offenders in the criminal cases at the district level. ठीक है, तो ये किन्होंने कितना अच्छा बात है कि इंडियन जज भी ब्रिटिश ऑफेंडर को ट्राई करेंगे. हालांकि ये फिर बाद में इसी कारण ही एक कंट्रोवर्सी हो गया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग ऐसा नहीं एक्सेप्ट किए. ठीक है. हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया. यहाँ से देखो जितने भी ऑप्शंस पड़े हैं वहाँ पर लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा है. ये वही है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले के टाइम पे, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम वाले. फिर आगे लॉर्ड डफरिन, ये हो गया आईएनसी के टाइम वाले. लॉर्ड हार्डिंग, ये वही है जिनके ऊपर की बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब फेंका गया था जिनके ऊपर. और लॉर्ड मेयो तो पता ही है, जो हम लोगों ने भी देखा, जो एमआर सेंसस वाले, प्लस अफरीदी ने इनको मारा था अंडमान एंड निकोबार में, हमने देख ही लिया अभी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाय रिपन. ठीक है. लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन 1882 में आ गया था. ठीक है. ये रिपन वांटेड टू डेवलप. रिपन क्या सोचे थे कि टू डेवलप द म्यूनिसिपैलिटीज इन द कंट्री. ठीक है. और पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द कंट्री बिगिंस विद दिस. तो म्यूनिसिपैलिटी को स्ट्रेंथन करो. ठीक है. तो लोकल बोर्ड्स वेर इस्टेब्लिश्ड इन द रूरल टेरिटरीज. द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड टू बिल्ड डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन. जो आज देखते हैं ना हम लोग सब डिवीजन, तो ये सब का भी वहीं से पास किया था लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन. तहसील और तालुका इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है.
द म्यूनिसपैलिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द सिटीज, दिस इंस्ट्रूमेंट गिवन सेवरल टास्क, ठीक है, होगा द म्यूनिसपैलिटीज भी सेटअप किया गया था, सब डिवीजन में भी वो बदल गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था बाय 1882 का रेजोल्यूशन। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कितना बार देखा अभी हम लोगों ने, लॉर्ड रिपन को देखा अभी, ठीक है। द इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी क्या था, तो द रिमूवल एंड द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड इंडियन मैजिस्ट्रेट वाज द ट्रायल ऑफ द ईयर, हमने देख ही लिया है, सेम है, कुछ खास नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग, अच्छा, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑन द वुमेन एंड द चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड बाय रिपन। कितना देखो, ये कितना प्रो थे, ये कितना पॉजिटिव काम इन्होंने करने का कोशिश किया था। तो लॉर्ड, हाँ भले ही वो है कि वो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश के लिए ही वो कर रहे थे, बट देखो ब्रिटिश लॉर्ड रिपन मोस्ट लिबरल वायसराय बोला जाता था, हाँ। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में tried to facilitate the push of the worker. This act prohibited the employment of children below 7 साल and the employment of children 7 से 12 for the age for more than 9 घंटा, ठीक है, एंड ऑल्सो 4 डे का ऑफ इन ए मंथ, ठीक है। आज जो हम लोग बोलते हैं वीकेंड आ गया, वहाँ का शुरुआत कैसे हुआ था, वो किया था लॉर्ड रिपन ने, किसमें किया था, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 में किया था, ठीक है। अब ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 वाज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर एंड अलाउ वर्कर टू फॉर्म, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ था, ट्रेड यूनियन का हो या फिर वेजेस का हो। एन एम लोखंडे वाज द पायनियर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन राइट, ऑप्शन विल बी टू अर्ली। देखो फैक्ट्री एक्ट, ये हमने देखा ना कि 7 साल के बच्चे का नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन होगा, वर्किंग आवर होगा, इसे हमने देख लिया। अब एन.एम. लोखंडे was the pioneer of the labor movement in India. He is remembered not only for ennoting the working condition of the textile mill hands, but also his courageous initiatives on caste and communal issue. Who among the following is considered to be the father of the local self-government in India? Lord Ripon. ये सेम ही है, कुछ खास नहीं है एक्सप्लेनेशन, इसको बोलते हैं ना फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। देखो सब्सिडियरी अलायंस दिया था वेलेस्ली ने, ये तो सही है। डॉक्ट्रिनल लैब्स सही है, सही है। लिप्टन नहीं है, यहाँ पर होगा रिपन। अब देखो मैच द फॉलोइंग करना है। करजन अभी देखा हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 4 का तो बी होगा, 4 का बी 2 ये 2 तो कट गया। अब देखो क्लाइव है, डुअल गवर्नमेंट, और क्लाइव हमने देखा ये 1 का होगा सी, 1 का हो, अब देखो 1 का हो गया सी, 1 का सी, तो 1 इज द राइट आंसर। वही सेम ही है, कुछ खास नहीं है एक्सप्लेनेशन में। देखिए मकॉले से, लॉर्ड मकॉले एजुकेशन के वो जो ध्यान देते, उन्होंने एक दिया था कि टू क्रिएट ए क्लास ऑफ पर्सन हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन द टेस्ट ओपिनियन मॉरल एंड द इंटेलेक्ट। इस कारण से वो मकॉले मिनट जो आया था जो एजुकेशन के रिगार्डिंग, ये उसकी ये हो गया रिगार्डिंग द एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उसके रिगार्डिंग ये बात था। अब चार्ल्स मेटकाल्फ, ये उसको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे ना उनको प्रेस पे, उनको ये हटाया हुआ था चार्ल्स मेटकाल्फ ने, ठीक है। सती, अब देखो लॉर्ड डेलहाउजी, 1 का डी, चलो 1 का डी हो गया, मतलब ये तो कट गया। विलियम बेंटिंग, 2 का ए हो गया, 2 का ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। यहाँ भी देख लो आप, टोटल लैब, सती, रिपर, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बंगाल, तो एक ही और सेम क्वेश्चन ही जा रहा है हर जगह में, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है ना कि एनेक्सेशन ऑफ सिन इज प्रॉपरली मैच, हमने ये देखा ना लॉर्ड एलिन बोरो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेम ही है जो हमने पहले पढ़ा, बस वही है ये। अब वायसराय वर्क पूछ रहा है, देखो डेलहाउजी, कर्जन, सब हमने देखा हुआ, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। देखो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was established was the of the Asiatic Society of the Calcutta by Sir William Jones, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग अपॉइंटेड अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग
कनिंघम को अपॉइंट किया एज द आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ द सर्वे डिपार्टमेंट, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंटीग्रेटेड द ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड जॉन मार्शल एज द न्यू DG। जॉन मार्शल एज्यूम द चार्जेस, ठीक है। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। इसके पहले DG कौन थे? जॉन मार्शल। हु इन द फॉलोइंग स्टेप द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे, देख लिया है हमने। अब देखो, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास लॉर्ड कर्जन। ये बहुत ही हिस्ट्री इन्हें बहुत पसंद था, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री इन्हें की बहुत पसंद हुआ करता था, इसीलिए ये चाहते थे कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, ठीक है। तो ये कब पास हुआ? तो 1904 में ये एक्ट है पास, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। बस और कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, बस ये देख ही लिया हमने, जॉन मार्शल को बनाया था न्यू DG। Who compared Karjan's administration with that of the औरंगजेब? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। Who established the Imperial Cadet Corps? लॉर्ड कर्जन। was for approval of the Secretary of State, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सेम ही है जो हम लोगों ने पढ़ा, कुछ खास ऐसा है नहीं। ये क्रोनोलॉजी में कहा गया, एक बार आप ये देख लेना है। सबसे पहले कर्जन आए थे, फिर कर्जन के बाद हार्डिंग आए थे, फिर बाद कैम्सफोर्ड आए थे, फिर लॉर्ड इरविन आए थे। विद रेफर टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। लॉर्ड कर्जन डेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ए न्यू प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड, ईस्ट बंगाल एंड द, ठीक है। ये तो देखो क्यों हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम का ये खबर हो गया। 1905 में क्या हुआ था कि टू रीऑर्गेनाइज करने का क्या था, ही क्रिएटेड न्यू प्रोविंस नोन एज ईस्ट बंगाल एंड असम बाय डिवाइडिंग बंगाल टू पार्ट्स इंक्लूडिंग बंगाल, बिहार और ऐसा एक हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो चेंज द बाउंड्रीज ऑफ मद्रास एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। तो इससे ये तो क्या सही, ये तो क्या सही हो गया, ये सही हो गया बोथ। Which statement is are true regarding Lord Curzon? Establishment of the English Empire on Granite Rock, announcement of the Calcutta Municipal Act। देखो, Curzon has said, to me the message is carved in granite, he is hewn out of the rock of the doom, that our work is righteous and it shall endure। During the tenure of Lord Curzon, an act was passed to reform the municipal corporation of Calcutta, to reform Curzon के टाइम पर, ठीक है, कलकत्ता। The act reduced the number of elected members in the Calcutta Corporation. The name of this act was the Calcutta Municipal Act of 1899, also known as Mackenzie Act of 1899, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर विल बी बोथ। इसको नाम था मैकेंजी एक्ट ऑफ 1899। क्या था वो? कलकत्ता को म्युनिसिपल को रिफॉर्म करना। कैसे रिफॉर्म करना? रिड्यूस कर दो बस आदमी को इन द कलकत्ता। द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, देखो, the British took full advantage of the Hindu-Muslim indifferences in the period of Lord Curzon and Lord Minto. They adopted the strategy of divide and rule. The partition of Bengal, 1900, symbol of this policy। बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रहा है, बट इनका रियल काम था कि हिंदू प्रोविंस को अलग कर दो, मुस्लिम प्रोविंस को अलग कर दो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड वाज टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम एंड टू डिमोरलाइज द न्यूली अवेकेंड बंगाल, ताकि पार्टीशन ऑफ बंगाल वो कर लें, ताकि जो रिवॉल्यूशन, ताकि जो नेशनलिज्म जो जनरेट हो रहा है इंडिया में उसको कंट्रोल कर सके। लॉर्ड मिंटो ही थे जो कि प्रमोट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, ठीक है। मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स जो हम लोग देखा था ना, लॉर्ड मिंटो 1909-1919 में, हम लोग देखने वाले हैं आगे। In my belief, Congress is to tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। लॉर्ड कर्जन, मतलब कि ये सोचे थे कि कांग्रेस जो है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, मेरा बस यही ख्वाहिश है इंडिया में रहते हुए कि वो मर जाए, पूरा पीसफुली खत्म हो जाए। तो वो कहा था, लॉर्ड कर्जन ने इसको कहा था, ठीक है। Lord Curzon, full of mission question, Lord Curzon refused to reorganize India as a nation and insulted Indian nationals by describing this as a letting off the gas। किसने कहा था letting off the gas? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। फिर वही कहा था कि मैं ओन बिलीव कि कांग्रेस भाई अपने फॉल पे हो जाए और वो पीसफुली खत्म हो जाए। Which of the following governor general used the system of the separate electorate
college to conquer the Muslims. Lord Minto, father of Pakistan. Dr. Rajendra Prasad ने कहा था, the real founder of Pakistan. The real founder of Pakistan. Lord Minto को कहा था, ठीक है. Who among the following was the only Jewish viceroy of the India? Lord Reading. Lord Reading, known as Rufus Isaacs, was the only Jewish viceroy of the India. बस इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं याद रखने का. बस एक ही चीज़ याद रखना है कि चौरी चौरा इंसिडेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ये इनके पीरियड में हुआ था कि चौरी चौरा हो गया था और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन. बस इतना याद रखना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया. अच्छा यहाँ पर देखो, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, नेटिव प्रेस एक्ट ऑफ 1878, हमने देखा ही लिटन के द्वारा. गैगिंग एक्ट उसको बोलते थे, ठीक है. स्पॉन्सरशिप के लिए हो गया, एटोल हो गया, हाँ तो देखा ही. बट इसी एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचार एंड मेनी अदर पे चार्ज्ड एंड फ्रेम्ड, ठीक है. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये कर्जन के टाइम पर नहीं हुआ था, ये हुआ था लिटन के टाइम पर. और बाद में कि ये सब तो खैर सही ही है. तो पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच पूछा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? देखो हमेशा कितना क्वेश्चन में नॉट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच. सप्रेशन ऑफ द ठग्स, यहाँ हमने देखा ही. इलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है. ये रिंग फेंस पॉलिसी एंड वर्नैकुलर. तो वर्नैकुलर पे कजन तो नहीं है, लिटन है. द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड, मतलब कि कब से वो अफेक्टेड, मतलब कि कब से वो सास में कब से वो इफेक्ट में इम्पैक्ट में आया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग. द ट्रांसफर ऑफ द कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग टू. लॉर्ड हार्डिंग टू, वायसराय हार्डिंग टू कॉल्ड जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911 और दिल्ली दरबार नोन एज द थर्ड दिल्ली दरबार में, ठीक है. तीसरा दिल्ली दरबार में राजधानी को चेंज किया. और पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिजेक्टेड एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है. सेम ही हमने चार ऑप्शन को पहले देख लिया हुआ है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा है. अब देखो यहाँ पर, आफ्टर एक्वायरिंग बंगाल ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रिक्रूटिंग एक्ट, देखा हुआ है हमने. अपॉइंटमेंट ऑफ द डलहौजी देखा हुआ है. एक बार कभी गोथ्रो आप करें ना, बट ये देखा हुआ है हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस में. एनेक्स कब किया गया था, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है कि संबलपुर 1848 में. सतारा सबसे पहले कहा था, SS सबसे पहले सतारा होगा 1848 में. संबलपुर 1849 में. अवध एक साल पहले रिवॉल्ट के. झांसी 1854 में. अरेंज देम द क्रोनोलॉजी में किया गया. देखो झांसी वाज एनेक्स 1854, पंजाब वाज मर्ज इन 1849, while the complete annexation of Burma in 1886 में. पार्ट ऑफ सिक्किम दार्जिलिंग was situated in 1835 में. और 1850 में the additional territory of Sikkim was taken over by the British. Sikkim never really merged completely with the British India. सफाई कर देंगे, 2 मिनट रुपये खाली. हाँ 2 मिनट बस खाली, ठीक है. सिक्किम नेवर रियली मर्ज्ड कंप्लीटली विद द ब्रिटिश इंडिया, आपको ये ध्यान में हमें रखना है. ये शुरुआत हुआ था 1850 में कि टेरिटरी ऑफ सिक्किम जो था एडिशनल पार्ट वो भी ले लिया गया था, लेकिन कभी कंप्लीटली सिक्किम मर्ज नहीं किया था. बस ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा. एक ये लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वायसराइज पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगैन. आप देख रहे होंगे राय बहादुर किसी किसी नाम पे आगे अंग्रेज दिया करते थे. वो शुरुआत कब से हुआ था? वो जो शुरुआत हुआ था एक्चुअली ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट. फॉर सप्रेसिंग द रिवॉल्ट नेटिव रूलर्स जमींदार एंड अदर लॉज वे कन्फर्म्ड विद दिस टाइटल. There are sets of evidence that this title was conferred
इन 1859 एंड 1860, ठीक है। तो ना तो रिपन, ना तो मयो, ना तो लिटन, ना ही डफरिन में आंसर में डी। जब 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में शुरू हुआ था इसमें लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो यही हो गया। अब जो अगला पार्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।